हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये मैराथन क्लास है, सेकंड मैराथन क्लास, क्योंकि इसके पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ मैराथन क्लास, और इसी के माध्यम से हम लगभग 5 वीडियो में सीडीपी के टोटल जो सिलेबस है इसका रिवीजन कर लेंगे, और जो भी नए कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी पुराने कॉन्सेप्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब कुछ रिवीजन कर लेंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप सब वीडियो में बने रहिएगा, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, क्योंकि आपको पता है सिलेबस सेम होता है, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही होता है, बस लेवल में डिफरेंस होता है जिसको मैं मेंटेन करके रखूँगी। ओके, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। बच्चों में कौन सा ऐसा प्रश्न है, ये 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन उसे बोला जाता है जिसमें सोचने के क्या हों, कई तरीके, और साथ में जो क्रिएटिव थिंकिंग है इसको क्या करता है, रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब, रचनात्मक चिंतन का मतलब ये होता है कि कुछ नई चीज़ें, जैसे नई चीज़ें जो होती हैं, नए थॉट्स, नए सोच, नए विचार, अलग अलग प्रकार के सोच विचार, यही होता है समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो इनको प्रमोट करेगा। आपको क्वेश्चन के बारे में मैं बताई थी, मैथ की क्लास में बताई थी कि जो क्वेश्चन होता है, आपका प्रश्न होता है, ये कितने प्रकार का होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो आपका हो गया ओपन एंडेड होता है, ओपन एंडेड, और दूसरा होता है क्लोज एंडेड, जिसे हिंदी में बोला जाता है बंद अंत वाला, और इसे बोला जाता है खुले अंत वाला प्रश्न। तो फिर मैं उस टाइम पे ये भी बताई थी कि जो ये प्रश्न होते हैं, इन दोनों में से जो अच्छा होता है, ये वाला अच्छा होता है, ओपन एंडेड, खुले अंत वाले। इसमें एक ट्रिक भी बताई थी कि ओपन है, आप ओपन माइंड होके, स्वतंत्र होके कुछ भी आंसर दीजिए, अपने विचार, अपने सोच विचार के साथ साथ इसमें आंसर दिया जाता है। साथ में इसमें जो आंसर होता है, क्योंकि हर बच्चे का सोच अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, तो हर बच्चे का जब सोच अलग है तो इसमें आंसर कैसा मिलेगा, इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको अलग अलग। तो अलग अलग उत्तर होते हैं, कोई फिक्स उत्तर वन वर्ड में नहीं होता है, इसमें सोचने विचारने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। तो इसी में क्या हो जाएगा, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, और जो ये है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, ये प्रमोट होगा। तो हमें कौन सा आंसर देना होगा, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। और ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन होंगे, जिनके अलग अलग उत्तर हों, हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग उत्तर हो, और उत्तर देने के लिए, आंसर देने के लिए बच्चा स्वतंत्र हो, कुछ भी आंसर वो अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से दे सके। अब हम देखते हैं बंद अंत वाले। जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, क्लोज का मतलब ये है कि आपके ऊपर एक लिमिट लगा दिया जाता है। जैसे कि हम पूछ लिए यहाँ पे कि मान लीजिए भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो आप क्या देंगे, जब आप केरल में देंगे, हर बच्चा केरल देगा। या फिर कहाँ होती है, मान लीजिए किसी बच्चे को केरल ना पता हो तो वो कहीं भी बोल देगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोई भी बोलेगा, लेकिन वन वर्ड में इसका आंसर होगा, मतलब एक ही उत्तर होगा कि कोई राज्य इसका आंसर होगा। ये नहीं होगा कि अलग अलग बच्चा अलग अलग प्रकार से सोचने के कई तरीके इसमें नहीं होंगे, एक ही तरीका होगा। तो ये क्या है, ये माइंड को क्लोज कर दे रहा है, एक ही तरीके पे लाके लिमिट लगा दे रहा है। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग प्रमोट नहीं होगा। खुले अंत वाले क्वेश्चन आप ऑप्शन में ढूंढिए। अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल भी मैं बता चुकी हूँ क्वेश्चन कौन होता है खुले अंत वाला। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप स्टूडेंट हैं, कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। मान लीजिए आप जहाँ पर भी हों, 2-4 स्टूडेंट वहाँ पे हों, तो क्या हर स्टूडेंट सेम तरीका बताएगा, नहीं, अलग अलग कोई भी तरीका आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यही आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को कराऊंगी, इसलिए आपका ताकि तैयारी भी हो जाए। केवल क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, और कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पे, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। आप कोई स्टेट का नाम बता दिए, यूपी से आता है। फिर है, आपके देश में कुल कितने राज्य हैं, बता दिए, 28 और 29। तो ये भी वन वर्ड वाला हो गया। ये बंद, ये सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आपके देश का नाम क्या है, आप बता दिए, इंडिया, तो ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो ओपन एंडेड होगा उसी के से ये प्रमोट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग बता चुकी हूँ, अलग अलग सोच, नए विचार और अलग अलग सोचने का तरीका। तो इसमें जो एविडेंस होता है
की क्या कीमत हो, मतलब क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, क्या उसका क्या रोल होता है, ये हमें बताना है। तो ये क्या है, ये प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या होता है ये, जो प्रमाण होता है इसका तार्किक लॉजिकली हमें देखना है वो सही भी है या फिर नहीं, सुनियोजित मतलब सिस्टमैटिक वे में क्या करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो प्रमाण होता है वो असेसमेंट के लिए होता ही है, मूल्यांकन के लिए। और किस तरीके का मूल्यांकन होना चाहिए वहाँ पे, लॉजिकली होना चाहिए, साथ में सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अप्रासंगिक, ये वर्ड गलत है। फिर है प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया, ऐसा नहीं है। प्रमाण जो है उस पर क्वेश्चन तो उठेगा ही, कोई भी प्रमाण हो, और क्वेश्चन जब उठेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा कि हाँ ये इस वजह से प्रूफ है, इस वजह से। कोई प्रमाण कब बनता है, एविडेंस कोई कब बनेगा, जब वो ट्रू साबित हो जाता है, तभी वो एविडेंस माना जाता है। तो लॉजिक आपको देना पड़ेगा, साथ में वो लॉजिक कैसे देना होगा, सिस्टमैटिक वे में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें क्या शामिल है, क्या इंटेल करता है ये। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी। जो समावेशी शिक्षा है इसमें हर टाइप, ये क्लासरूम रहा आपका, और इसमें हर टाइप के स्टूडेंट, कोई इंटेलिजेंट है, कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, कोई डिसेबल चाइल्ड है, कोई वीक है, तो हर प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ हम पढ़ाते हैं, यही है समावेशी शिक्षा या समावेशी क्लासरूम, उसे ही बोला जाएगा। तो उसमें क्या होना चाहिए, इसमें और चीज़ें देख लीजिए जिससे क्वेश्चन बनते हैं समावेशी शिक्षा से। एक तो हो गए अलग अलग बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाना। अब जब बच्चों को आप अलग अलग बच्चों को ला रहे हैं तो क्या होगा, उनका अलग अलग, उनकी जो नीड होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। नीड, उनकी ज़रूरतें अलग अलग होंगी। तो हमें उन ज़रूरतों को फिलअप करने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग है, तो हमें इस अलग अलग की वजह से क्या होगा, उनकी जब ज़रूरतें अलग होंगी तो हमें पढ़ाने का तरीका भी क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसको अलग करना पड़ेगा, टीचिंग का जो मेथड है वो उसको अलग करना पड़ेगा, जो बुक्स वगैरह हैं इनमें क्या करना पड़ेगा, इनमें वैरायटी रखनी पड़ेगी। मतलब अलग अलग, मतलब कि ये है टीचिंग मेथड कई होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कई होने चाहिए, कई प्रकार के होने चाहिए। बुक्स जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल करिकुलम हो, जिसको टाइम टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएँ, चेंज कर पाएँ। यही सब समावेशी शिक्षा का कंडीशन होता है, तभी समावेशी शिक्षा सफल मानी जाएगी। तब हम देखते हैं कि इसमें क्या शामिल है। पहला है मानक पाठचर्या। मानक पाठचर्या किसे बोला जाता है, एक स्टैंडर्ड अगर करिकुलम बोला जाए। मानक मतलब कि कोई चीज़ मान लिया गया, इसमें अब बदलाव नहीं होगा, तो उसी पर सबको चलना है। ये गलत है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, क्योंकि तो मैं बोल चुकी हूँ क्योंकि करिकुलम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ये गलत है। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण करना, जब भी स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, अलग किया जाए, लेवल दिया जाए, कुछ वर्ड याद रखिएगा, ग्रेड दिया जाए, और उनका ये हिंदी वाले वर्ड याद रखिएगा, वर्गीकरण किया जाए, अलग किया जाए, पृथक्करण किया जाए, और रैंक दिया जाए, या फिर ग्रुप अलग अलग किया जाए, तो ये उनको इंटेलिजेंस के आधार पर, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, नेगेटिव होता है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल वर्ड आपको पता है गलत ही होता है। फिर है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप जो बच्चों में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इसके देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जो करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पाठचर्या आपका लचीलापन होना चाहिए, ताकि उसे स्टूडेंट के नीड के हिसाब से हम क्या कर पाए, मॉडिफाई कर पाए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और फिर क्या करना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, पहला आपका कथन जो है, स्टेटमेंट है, ये है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो मैं आपको लैंग्वेज वाले ही चैप्टर में 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के मैं पढ़ाई हूँ, हालांकि चैप्टर 2-3 ही है, लेकिन आपके सारे टॉपिक उसमें कवर हैं जो भी इम्पोर्टेंट थे, तो उनको देख लीजिएगा आप। यहाँ पे हम देखते हैं ये सही है, इसमें मैं आपको बताई भी थी कि जो भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने दोनों ने अपने अपने विचार दिए, जिसमें पियाजे के हिसाब से पियाजे ने क्या बोला है, पियाजे ने बोला है कि पहले विचार आता है, फिर
भाषा, विचार मतलब पहले हमारे अंदर संज्ञान, संज्ञान मतलब कि क्या है, बुद्धि आती है। पहले हमारे अंदर बुद्धि आती है, फिर हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। ये बोले हैं पियाजे, याद रखिएगा, विचार के बाद वो बोलते हैं कि भाषा आती है। और जो यहीं पे वाइगोत्स्की हैं वो इनका जस्ट अपोजिट कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, पहले हमारे अंदर भाषा का विकास होता है, इसके बाद हमारे अंदर विचार आता है। तो यही दोनों लोग बताए हैं, यही इनमें डिफरेंसेस भी है। वो बोलते हैं विचार पहले भाषा बाद में, ये बोलते हैं विचार भाषा पहले विचार बाद में। तो ये सही है। फिर है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। जो खोज अधिगम होता है, डिस्कवरी लर्निंग होता है, इसमें क्या करता है, अवसर, किसी को आप कोई चीज़ की खोज करने के लिए दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो आप प्रोवाइड करवाएंगे ही ना। अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, उन्मुख होते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट है आपको दिख रहा होगा कि दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या होगा, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न है। मतलब कि यहाँ पे बताना है कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो अलग करते हैं प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं और कौन से स्टूडेंट, अन्य जो स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच में अंतर क्या होता है। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो बहुत स्पीड से चीज़ों को सीखते हैं, वो उनका जो करिकुलम होता है वो तेज़ गति में कंप्लीट होता है क्योंकि वो जल्दी सीख पाते हैं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें गिफ्टेड चाइल्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे है समझ की अग्रवर्ती गहनता, यहाँ पे एडवांस डेप्थ होगा, हाफ अंडरस्टैंडिंग। फिर है सीखने की तेज़ गति, फास्ट फेस ऑफ लर्निंग, जो सीखने की गति होगी वो तेज़ होगी, इसीलिए बोला जाता है अगर कहीं पे दिया जाए कि इनकी पाठ्यचर्या जल्दी कंप्लीट होती है, तो ये भी इनकी पाठचर्या जल्दी कंप्लीट होती है, तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे सही है। और दूसरों पर अधिक निर्भरता, जब ये खुद ही गिफ्टेड चाइल्ड है, अच्छे बच्चे हैं, तो कहाँ दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे। फिर है शारीरिक विकास तेज गति, ऐसा कुछ नहीं होता कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट तेज़ होता है, नहीं, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो तेज़ होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा हाई होता है, इसी वजह से ये सीखते जल्दी हैं। और जब जो बच्चा सीखेगा जल्दी, उसका जो टॉपिक है, करिकुलम है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दूसरे से सारे रिलेट हैं। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, श्रवण बाधिता के संदर्भ में, जो श्रवण बाधिता है मतलब कि क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। यहाँ पे देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। श्रवण जो बाधिता होता है, तो पहला है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने, क्या श्रवण बाधिता, श्रवण का मतलब क्या है, जो सुनने में जिसे दिक्कत आए। तो फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पे संवाद करने में दिक्कत आएगी, क्या इसको प्रभावित कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। अगर आप मान लीजिए मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ फेस टू फेस, आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप मुझसे बातचीत संवाद वो कर पाएंगे, इंटरेक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो संवाद होता है, संवाद का मतलब होता है कि बातचीत करना, किसी से इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन करना, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है, ये भी गलत है। फिर है बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तरीके से परीक्षण किया जा सकता है, ये भी नहीं है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, कभी कभी ये माइंड से भी होता है, जरूरी नहीं हमेशा कान से ही दिक्कत हो। तो मतलब रीज़न इसका माइंड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपको पता है सारे कनेक्ट होते हैं, आँख होता है, कान होता है, माइंड से सारे कनेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, समावेशन के संदर्भ में, जो क्वेश्चन आपका 7 वाला है, इसमें बोला गया है कि जो समावेशन होता है वही है समावेशी शिक्षा से आया है, पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है। जो पाठचर्या करिकुलम होता है, इसकी अगर सीखने की हर बच्चों से अपेक्षाएं जो की जाती हैं वो किस में समान होगा, वो होगा आपका एकमोडेशन में समान, मतलब समायोजन, जिसमें समायोजन किया जाए वो समान, उसमें समान होता है समायोजन में। जबकि
में वे भिन्न है। किस में वे भिन्न होंगे? संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ये समायोजन जो एक्मोडेशन होता है उसमें तो समान होता है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन होता है ये समान नहीं होता। हर बच्चे की नीड अलग अलग होती हैं, इसलिए मॉडिफिकेशन भी अलग अलग होता है। 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, जो संरचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? इनके अनुसार क्या सही नहीं होगा? संरचनावादी उन्हें बोला जाता है जो कोई नई चीज़ बनाए, नए नए खोज विचार सोच इनमें अच्छे होते हैं, तो इन्हीं को संरचनावादी बोला जाता है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं होगा? ये ज्ञान व्यक्ति परक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्ञान जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव है। बिल्कुल सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर है विद्यार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। अब इसीलिए अगर आपको वाइगोत्स्की पता रहेंगे तो उस हिसाब से अगर किसी मतलब साइंटिस्ट का नाम आ जाए, यहाँ पे देखिए वाइगोत्स्की का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आप तुरंत रिलेट करते कि सामाजिक सांस्कृतिक को इम्पोर्टेंस किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। जो चीज़ वैज्ञानिक ने दिया है जिसको हम पढ़ते हैं, अगर वैज्ञानिक का कोई वैज्ञानिक के थ्योरी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आ जाए तो वो सही होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और सही वाला आंसर है इसमें देना नहीं है। फिर है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। हमेशा मैं बोलती हूँ जो मोटिवेशन होता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो कौन सा होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा, हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा। और दूसरा जो होता है वो होता है बाह्य अभिप्रेरणा। इसे इंट्रिंसिक बोला जाता है, इंट्रिंसिक जगह नहीं है, और इसे बोला जाता है एक्सट्रिंसिक, बस इनके जगह पे एक्स लग जाता है। तो ये जो दोनों अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, इसमें अच्छा कौन माना जाता है? आंतरिक बोला जाता है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो खुद की खुशी के लिए, इंटरेस्ट के साथ खुद के लिए काम करता है। वो किसी और को दिखाने के लिए, किसी और से प्रशंसा पाने के लिए, किसी और से गिफ्ट पाने के लिए नहीं करता। जबकि जो बाह्य अभिप्रेरणा होता है ये बच्चों को जब तक दिया जाएगा बस तभी तक वर्क करेगा, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा वर्क करता है। बाह्य प्रेरणा में बच्चे तब काम करते हैं जब उनकी प्रशंसा हो, कभी प्रशंसा के लिए, कभी गिफ्ट के लिए, कभी अप्रिसिएशन वगैरह के लिए। तो बाह्य प्रेरणा उतना अच्छा नहीं होता, आंतरिक प्रेरणा अच्छा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बाह्य रूप से नहीं प्रेरित करनी चाहिए, आंतरिक रूप से प्रेरित हों वो। ज्ञान बहुलवादी और बहुविधीय है, और ये भी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। देखिए 2 साइंटिस्ट के हिसाब से कैसे सही हो रहे हैं स्टेटमेंट आपके। हार्वर्ड जो गार्डनर हैं इन्होंने ये बोला है कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, बुद्धि ही तो ज्ञान है। जो बुद्धि है वो क्या है? बहुविधि, मतलब मल्टीपल है, तभी तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी दिए हैं। तो बुद्धि ही ज्ञान है, तो ज्ञान भी क्या हो जाएगा? बहुविधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 वाला सही नहीं होगा क्योंकि ये सही है, यहाँ पे गलत वाला पूछा गया, नहीं वाला। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंट्रिंसिक, जो मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जिसमें बच्चा खुद के लिए वर्क करेगा, वही आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए, मैं बोली थी, किसी दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरों से गिफ्ट पाने के लिए, दूसरों से अप्रिसिएशन के लिए बच्चे जब वर्क करते हैं तो वो बाह्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बाह्य अभिप्रेरणा है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। व्यक्तिगत आनंद मतलब क्या होता है? खुद का। ऑप्शन नंबर पर्सनल, यहाँ पे देखिए पर्सनल एंजॉयमेंट, मतलब पर्सनल मतलब खुद का ही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसमें खुद के लिए बच्चा कर रहा है। डांट से बचने के लिए, ये भी बाह्य है। पुरस्कार पाने के लिए, ये भी है। क्वेश्चन आपका 10 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है हम देखते हैं। आपका क्वेश्चन, ये कथन है, जो एजेशन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जो टीचर होते हैं वो स्टीरियोटाइप, जो बच्चों के थॉट होते हैं उनको दूर करने के लिए वर्क करना चाहिए। सही है ये। स्टीरियोटाइप थॉट किसके कहते हैं? ये स्टीरियोटाइप क्या होता है? रूढ़िवादिता जो है, ये मान लीजिए गर्ल है कोई और बॉय है, लड़की और लड़कों में निगेटिव जो डिफरेंसेस निकालते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां कूद सकती हैं, लड़के नहीं कूद सकते, रस्सी वगैरह जैसे।
लड़के मतलब कूद सकते हैं, लड़कियां नहीं। और लड़के जो होते हैं, बोला जाता है ना कि लड़के जो होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ नहीं कर पाती हैं। तो ये सारे जो सोच हैं वो क्या है, वो स्टीरियोटाइप हैं। साथ में एक क्वेश्चन बनता है कि जो रूढ़िवादिता सोच है ये कौन निर्धारित किया है, क्या प्रकृति ने इसे निर्धारित किया है? ऐसे ऑप्शन आपका आएगा। अभी 2024 के जुलाई वाले पेपर में ही आया था, तो गलत है, ये प्रकृति ने नहीं किया है, ये समाज ने बनाया है। क्योंकि ये जो नियम कानून है लड़की लड़के वाले, ये समाज ने ही तो बनाया है, प्रकृति थोड़ी बनाई है। प्रकृति तो ये बोलती है हर किसी का अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंस है। तो फिर शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। जो एजुकेशन होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है क्या करना, स्टूडेंट को आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, सेल्फ जो रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए प्रोत्साहित करना। यही बोला जाता है आत्मचिंतन, मतलब कि आंतरिक अभिप्रेरणा हो और वो अपने लिए काम करे। तो यहाँ पे दोनों सही है, और ये इसका क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे महारत। महारत का मतलब होता है मास्टरी, इंग्लिश में बोला जाता है। और मास्टरी का मतलब ये होता है किसी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, मतलब कोई भी एरिया है उसमें बहुत अच्छा करना, महारत हासिल करना। कैसे लोग कहते हैं कि अरे इस सब्जेक्ट में तो वो महारत हासिल कर रखे हैं। तो देखते हैं महारत लक्ष्य और प्रदर्शन। महारत लक्ष्य जो होता है और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत जो लक्ष्य होता है वो मुझे लगता है कि वो किससे खुद के लिए किया जाता है, क्योंकि जो महारत होता है ये क्या होता है, ये खुद के लिए किया जाता है। और जबकि जो महारत लक्ष्य जो होता है, और जो महारत ये प्रदर्शन लक्ष्य है, ये क्या करता है, ये प्रदर्शन का क्यों किया जाता है, ग्रेड पाने के लिए, नंबर पाने के लिए, और किसी को दिखाने के लिए। प्रदर्शन का मतलब ही दिखाना होता है, तो ये नंबर वगैरह के लिए और ग्रेड पाने के लिए, नंबर पाने के लिए, दूसरों का अप्रिसिएशन पाने के लिए प्रदर्शन करते हैं। हम दिखाते हैं किसी चीज़ को, कैसे कहते हैं, लोग दिखावा कर रहे हैं। तो ये दिखावा करना क्या हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। किसी को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, किसी से आज कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। और जबकि ये जो महारत लक्ष्य है, अगर हम चाह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए, तो ये आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि हम अपने लिए चाह रहे हैं ये, तो ये खुद के लिए होता है, ये एक स्किल है और प्रदर्शन कोई स्किल नहीं है। तो हम देखते हैं महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, और प्रदर्शन ये गलत है। महारत में विफलता सफलता आता ही नहीं है, ये गलत है। महारत लक्ष्य जो होते हैं अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार लाने पर बिल्कुल सही है। हम इसमें अच्छा करना चाहते हैं, खुद से हमारा एक मोटिव बन जाता है कि मास्टरी जो गोल्स होता है ये फोकस करता है कि इस पर इम्प्रूव करने पे, हमारे जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने पे। फिर जबकि प्रदर्शन जो होता है ये उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दिखावा लोग इसीलिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ये दूसरों से अनुमोदन, ये गलत है। महारत मतलब खुद के ऊपर काम करना। ये देखिए सबके जगह, हर जगह पे यहाँ पे दूसरों के लिए किया गया है। यहाँ पे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, दूसरों के साथ अनुमोदन, मतलब इसमें दूसरा कोई जुड़ेगा ही नहीं। विफलता भी तो दूसरा ही है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भाई बहन के रिश्ते। जो भाई बहन के रिश्ते जिसको सिबलिंग रिलेशनशिप बोला जाता है इंग्लिश में, ये क्या होते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसका बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है तो वो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी लैंग्वेज सीख लेते हैं, क्योंकि उनका सोशलाइजेशन जल्दी होता है, क्योंकि उनके साथ कोई टाइम बिताने के लिए, उन्हें उनसे बड़ा कोई सिखाने के लिए होता है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 वाला ही सही हो जाएगा। फिर माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है, गलत है। ये माता पिता के समान नहीं होता। जो हमारा रिलेशनशिप, जो हमारी सोच हमारे भाई बहन के साथ होता है, क्योंकि हम भाई बहन के साथ क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ओपन होते हैं, उतना माता पिता के साथ नहीं होते हैं। केवल वर्ड निगेटिव है। फिर है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, जबकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हम अभी कथन को देखते हैं। यहाँ पे बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, क्या इसमें अलग अलग भिन्नताएं होती हैं या फिर नहीं होती, तो हमें यही देखना है। इसमें जो आपका दिख रहा होगा कि जो डेवलपमेंट होता है इसमें क्या होता है, भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि हर बच्चे का जो विकास होता है
विकास है, अगर इसके क्रम की बात की जाए, क्रम, विकास के क्रम की, तो ये क्या होता है, ये सेम होता है, याद रखिएगा। विकास के क्रम मतलब कि ऑर्डर की बात की जाए तो सेम होता है। एज एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे विकास क्या हो रहा है, कोई बच्चा एडोलेसेंस में है, पहले किस स्टेज में आता है, इन्फेंसी में, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो इंग्लैंड का हो, फिर चाइल्डहुड में, फिर एडोलेसेंस में, चाहे जहाँ का भी हो। तो क्रम क्या है, ये क्रम है, इसका ये क्रम है, क्रम सेम होता है, ऑर्डर सेम होता है। अब दूसरी चीज़ देखिए, लेकिन जो यहाँ पर रेट होता है, दर, जो रेट होता है ये क्या होता है, ये अलग अलग होता है। क्यों? क्या आप जितने अच्छे थे पढ़ने में, आपका जो मतलब कि क्लास का कोई था स्टूडेंट, आपका आपके साथ का जो था वो भी सेम है? क्या आप जिस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं आपका हर बच्चे पास हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। तो यही है, विकास का दर भिन्न भिन्न होता है। क्या अगर आप मान लीजिए आपका आर्ट बहुत अच्छा है, दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए आपका आर्ट बहुत अच्छा है, तो क्या ज़रूरी है आपका जो फ्रेंड है उसका भी आर्ट काफ़ी अच्छा हो? ऐसा होता है? नहीं। हम अपने क्लास में ही देखते हैं, कोई लड़की है बहुत अच्छा मेहंदी लगा लेती है, वहीं हम नहीं लगा पाते हैं। या फिर कोई लड़की है वो पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं है, उसको मैथ नहीं आता, लेकिन मुझे मैथ बहुत ज़्यादा आता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग हैं, हर कोई स्टूडेंट अलग अलग होता है। तो दर जो होता है, क्योंकि मेरे अंदर जो लॉजिकल डेवलपमेंट है वो, अगर मान लीजिए कोई लड़की है, दो लड़कियां हैं जैसे, और देखिए एग्जांपल, दो लड़कियां हैं, एक ए है एक बी है, ये मैथ में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मैथ में क्या है, बहुत अच्छी है, और वहीं ये जो लड़की है ये मैथ में क्या है, वीक है, ये अच्छी नहीं है। तो क्या रीज़न है? रीज़न यही है बस, ये जो रीज़न है वही होगा कि इसके अंदर जो लॉजिकल डेवलपमेंट है, तर्क लगाने वाला, ये ज़्यादा है, जबकि इसके अंदर नहीं है। वही ये आर्ट बना ले रही है अच्छा, तो ये इसके अंदर स्किल, जो आर्ट बनाने वाला स्किल है, इसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। तो यही है, जो दर होता है, रेट होता है, ये अलग अलग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो विविधता है, जो डिफरेंसेस है विकास में अंतर होने का, ये किस वजह से है? ये अनुवांशिक की वजह से भी है, साथ में अनुभवात्मक जो विविधता है उनकी वजह से भी है। तो बिल्कुल सही है। अनुभवात्मक जो अनुभव किस क्या होता है, अगर आपको कहीं एनवायरनमेंट डायरेक्ट ना मिले, मतलब कि पर्यावरण डायरेक्ट ना मिले, तो अगर आपको अनुभव मिल गया, अनुभव वर्ड मिल गया, दूसरा चीज़ मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, अनुभव वर्ड भी मिल गया, तो क्या ये एनवायरनमेंट नहीं है? एक अनुभव अगर किसी के अंदर है, तो क्या वो एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है? तो है। हम इसे इनडायरेक्टली रूप से एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका सेंस तो एनवायरनमेंट ही निकल रहा है। तो वही है, ये अनुवांशिक जो होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस होता है। तो बिल्कुल सही है, ये इसका रीज़न है। ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? विकास के थ्योरीज मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आप टोटल CDP का अगर देख लेते हैं, जितना प्लेलिस्ट बना है, 25 क्वेश्चन लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे है, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के अनुकूल वातावरण से वंचित रह जाते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ऐसा आप सोचे जानते होंगे कि बच्चों के भाषा सीखने के जो बहुत एप्रोप्रिएट एज है वो इन्फेंसी एज है, और बड़े होने के बाद बच्चे भाषा सीखने में कठिनाई होती है, छोटे बच्चे जल्दी भाषा सीख लेते हैं। तो क्या है ये, हम देखते हैं क्या है, ये भाषा से रिलेटेड ही होगा जो भी होगा। फिर हम देखते हैं ऑप्शंस को। पहला है, भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिकी पर निर्भर है। गलत है, पूरी तरह अनुवांशिकी पर, यहाँ पे क्या है, वातावरण। अगर यहाँ पे बोला गया है कि जो अनुकूल वातावरण है, मतलब कि यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है, इससे क्या किया है, ये वंचित रह गया, एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला उसे। फिर है, तो ये पूरी तरह कैसे अनुवांशिकी होगा जब इसमें एनवायरनमेंट की बात की गई है? तो गलत होगा। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। क्या ऐसा होता है विकास? गलत है, अव्यवस्थित नहीं होता। जो डेवलपमेंट होता है वो डिसऑर्डरली नहीं होता। मैं बोली थी कि ऑर्डर का ये फॉलो करता है, इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, तो ये गलत है।
और अनप्रेडिक्टेबल ये भी नहीं है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चे का विकास ज़्यादा होगा, ये कम होगा। भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर छोटे बच्चे काल, संवेदनशील काल का मतलब यही है, समय की बात की गई है, यहाँ पर भी समय की बात की गई कि अगर आप बचपन में नहीं रहते हैं, बचपन के टाइम पे आपको भाषा नहीं सिखाई जाती, तो बड़े होने पे अगर आपको सिखाई जाएगी भाषा, आप नहीं सीख पाएंगे इजीली। तो समय की ही बात हो रही है, समय किसकी, एज के समय की। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं, जिससे क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया, इससे जूझ रहे हैं, को पढ़ना सिखाया जा सकता है। इनको अगर पढ़ना, क्योंकि जो डिसलेक्सिया से, जिनको डिसलेक्सिया बीमारी होती है, उन्हें क्या दिक्कत होती है, पठन विकार होता है, उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। वहीं अगर आपको बोला जाए डिसग्राफिया, तो ग्राफ पे हम लिखते हैं, डिस आगे लगा रहेगा, तो ये इस पर क्या होगा, ये लिखने से संबंधित है। और वहीं अगर आपको अफेजिया बोला जाए, अफेजा बोला जाए, तो ये किससे संबंधित है, अफेजा आपका भाषा से संबंधित है, भाषा से। और डिसकैलकुलिया बोला जाए, तो कैलकुलिया का मतलब आपको पता ही होगा, कैलकुलेशन से, तो कैलकुलेशन से संबंधित है। तो हम पढ़ना ऐसे स्टूडेंट को कैसे सिखा सकते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। उन्हें कई विकर्षणों में हम उन्हें अध्ययन करने के लिए कैसे कह सकते हैं जब वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अध्ययन तो कोई तभी करेगा ना जब वो पढ़ेगा, तो गलत है। उच्च ग्रेड वगैरह की बात हमें करनी ही नहीं है, गलत है ये। फिर है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करके, फिर पठन, जिसको पठन विकार ही है, खुद ही सोचो, जिसको पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है, क्या उसे आप पढ़ने का ही काम देंगे, गलत है ये। फिर है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को कोई देख नहीं पा रहा है, तो हम उसके देखने वाली चीज़ें थोड़ी लाएंगे, हम उसे सुनने वाली चीज़ें दिखाएंगे, मतलब हम उसका ऑप्शन ढूंढेंगे ना, या फिर जिस चीज़ में जिसको दिक्कत हो वही चीज़ ला के दे देंगे, तो गलत है। 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या करेंगे, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे। आई मीन कि जो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग अगर मिलेगा किसी को, पढ़ तो वो नहीं पा रहा है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो पढ़ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है सुन की ही चीज़ें याद कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, बोध आधारित शिक्षण। बोध आधारित शिक्षण का क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो टीचिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब जिसमें बच्चे की क्या करनी हो, समझ विकसित करना हो, वही है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह है। इसका क्या सिद्धांत है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला, शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करके पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो विद्यार्थियों की क्षमताएं हैं, आवश्यकताएं हैं, ये अलग हैं। इन पर क्या बोला, मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जाता। जो मानक निर्देश है वो नहीं होने चाहिए। मानक, कोई चीज़ यहाँ पे मानक बना के अगर इंक्लूसिव एजुकेशन आप ला रहे हैं, तो मानक उसके साथ जुड़ेगा ही नहीं। तो आपको मानक वर्ड अगर कहीं दिखता है तो वो गलत है, समावेशी शिक्षा के साथ। फिर है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, क्या शिक्षार्थी निष्क्रिय है, इनएक्टिव प्राप्त करता है, गलत है। हमें शिक्षार्थी को कैसा रखना है, एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है, ये भी गलत है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि फैसिलिटेटिव अगर एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, नॉलेज को अपने कंस्ट्रक्ट करेंगे। 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थी कम जानते हैं, ऐसा हमें मान के नहीं चलना है। यहाँ तक कि हमें जब मैथ वाला पढ़ाते हैं तो भी हम यही कहते हैं, NCF 2005 में बोला है कि हर बच्चा हमेशा यही, कोई NCF हो, कोई NEP हो, कोई भी अगर एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उसमें यही बोला जाता है हमेशा, और बोला जाएगा कि हर बच्चा सीख सकता है। हमें यही मान के चलना होता है, चाहे ये हकीकत हो या ना हो। 4th ऑप्शन यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। मान के हमें यही चलना है, आंसर भी हमें उसी के हिसाब से देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से मदद कर सकता है। उन्हें मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपके सामने कोई दुविधा, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे तभी उसका क्या मिलेगा, हल मिलेगा, तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और नहीं कभी कभी सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई गाइड कर देगा, बिल्कुल सही है ये। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हम और ऑप्शन देखते हैं गलत क्यों है। यहाँ पे दिया समस्या को सुलझाना छोड़कर, ऐसा गलत है। अगर बच्चे के अंदर कोई समस्या है तो हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं ये सोचो ही मत।
फिर है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित, हम डिस्करेज किसी भी हाल में बच्चे को नहीं करेंगे। फिर है उसे उत्तर प्रदान करके, हम डायरेक्टली उत्तर भी नहीं दे देंगे। अगर आप डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे बच्चे को तो वो सोचेगा ही नहीं, उसे सब कुछ तो बना बनाया मिल जा रहा है, फिर वो सोचने की क्या ज़रूरत है, वो सोचेगा ही नहीं बच्चा से जो है। तो इस उसको भी सोचने का अवसर दो, वो ताकि उसका भी माइंड डेवलपमेंट हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। जो 6 to 8 की कक्षाएं हैं उन्हीं को माध्यमिक बोला जाता है। इसमें अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का जो वातावरण होगा वो किस पर केंद्रित होगा, या तो स्टूडेंट पर केंद्रित होगा या फिर किस पर होगा। अगर स्टूडेंट ऑप्शन नहीं है तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, वो सही होगा। सजा शर्मिंदगी के डर गलत है, ये थोड़ी होना चाहिए। सजा होगी, शर्मिंदगी का डर होगा तो बच्चे तो अंदर ही अंदर वो हो जाएंगे, डिमोटिवेट रहेंगे हमेशा। फिर सहकारी अधिगम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसका ये मतलब होता है कि हर बच्चा एक दूसरे के हेल्प के साथ सीखे। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा, हमें कंपटीशन नहीं बढ़ाना है, हमेशा मैं बोली हूँ। अनुबंधन और पुनर्बलन, ये भी गलत है। रेनफोर्समेंट, जो पुनर्बलन है ये ज़्यादा देना सही नहीं है, इसलिए बोला जाता है बच्चे को ज़्यादा एप्रिसिएशन है बहुत ज़्यादा, मतलब और गिफ्ट वगैरह है ये मना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास क्या होता है। विकास सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दिया है ये यही दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। कहीं भी समाज दिखे, कहीं भी संस्कृति दिखे तो लेव वाइगोत्स्की लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे ने जो अवस्थाएं दी हैं उसमें कौन सी हैं, क्वालिटेटिवली देखना है हमें, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो नहीं, उन 4 अवस्थाओं के बारे में मैं बताना है कौन कौन सी हैं ये नहीं बताना है। पियाजे ने क्या दी है 4 अवस्थाएं, एक बार आप देख लीजिए। इन्होंने पहला दिया है सेंसरी मोटर, जिसे संवेदी गामक बोला गया है, हालांकि ये नहीं पूछा गया लेकिन जान लीजिए 0 to 2 ईयर। फिर इन्होंने दिया मूर्त पूर्व संक्रियात्मक, फिर पूर्व संक्रियात्मक जो कि क्या है, जिसे बोला पूर्व संक्रियात्मक है प्री ऑपरेशनल जिसे बोला जाता है, ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर मूर्त ऑपरेशनल बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशन बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक का हो जाएगा 7 से 11। फिर आपका आता है अमूर्त, इसका 2-3 नाम है, अमूर्त है या फिर औपचारिक है, और इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मल। तो ये होता है 11 से, जब तक कि एडल्ट नहीं हो जाते बच्चे तब तक। तो ये एज इन्होंने बताया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में और क्या हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे बोला गया है जो गुणात्मक रूप से 4 अवस्थाएं दी हैं उनमें इनके बारे में बताना है, उसके रिगार्डिंग कौन सा सही है। पहला, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक भिन्न होती है, संस्कृति की बात ये नहीं की है। फिर है उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का वयस्क मन होता है, क्या बच्चों का वयस्क मन होता है, गलत है। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करते हैं, इन्होंने ऐसा भी नहीं कुछ बताया है। फिर बच्चों के विकास क्या होते हैं, सार्वभौमिक, और यहाँ पे क्या दिया गया है, पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे का विकास होता है ये यूनिवर्सल पैटर्न होता है, मतलब कि जो इन्होंने एज बताई है वो हर जगह के बच्चों का वही एज वही चीज़ें होंगी, तो यूनिवर्सल पैटर्न होता है, जो हर जगह हो वही बोला जाता है सार्वभौमिक। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि जीन पियाजे निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, इसमें से सीमा क्या है। तो हम देखते हैं, पहला, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं, ये सीमा नहीं है। फिर वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते, ये भी नहीं है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं वो। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और समाज, बिल्कुल सही है। समाज और संस्कृति को कौन वैल्यू दिया है, वाइगोत्स्की ने, ना कि, यही दोनों में डिफरेंस है, वाइगोत्स्की ने दिया ना कि पियाजे ने। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखना है हमें एजर्सन और रीजन।
पहला है, प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 6 की 7th की शिक्षिका हैं, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स। देख रहे हैं, महिला जो है, जिसको बोला जाता है कि महिलाएं क्या हैं, मैथ में वीक हैं, इसीलिए वो मैथ की फीमेल टीचर लेके आ रही हैं, वो भी प्रोफेसर। और जो पुरुष हैं, ऐसे माना जाता है कि जो नर्स की नौकरी होती है वो ज़्यादातर गर्ल होती हैं, तो ये जो पुरुष हैं, जबकि ये लड़की ना, फीमेल ना ला के मेल ला रही है, जस्ट अपोजिट कर रही है पोस्ट के हिसाब से। तो हम देखते हैं इनका ये क्या मोटिव हो सकता है, ऐसा ये क्यों कर रही हैं। फिर है, ये सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए। अगर दिखाना है ये क्षेत्रों में करियर, मतलब आगे क्या भविष्य में कर सकते हैं, अगर इसकी चर्चा करनी है तो ये सही है। फिर है, जो जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं है। यही अभी मैं जस्ट बोली थी कि ये गलत हो जाएगा, ये तो समाज ने ही बनाया, यही तो मैं बोली थी। जन्मजात का मतलब प्राकृतिक, जरूरी नहीं है सेम वर्ड आपको मिले, लेकिन हमेशा अपने अंदर इतनी एबिलिटी लाइए कि अगर मैं प्रकृति बोली हूँ तो उसको जन्मजात वाली चीज़ें प्रकृति ही होती हैं। तो अगर प्रकृति वर्ड नहीं मिलता तो ये मत बोलिए कि पढ़ाया नहीं गया है। प्रकृति को आप इंटर रिलेट करिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब पास में जाके कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो प्रकृति को आप इंटर रिलेट करिए कि हाँ ये जन्मजात है, तो ये नहीं है, गलत है ये वाला गलत है और ये सही है, ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है। एक प्रगतिशील जो कक्षा है, क्लासरूम है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम पढ़ाई हूँ मैं, देख लीजिएगा। में विद्यार्थी क्या करते हैं, अधिक प्रश्न नहीं पूछते, पूछेंगे क्यों प्रश्न नहीं पूछेंगे। फिर है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सही है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिल के भी सीखते हैं, शिक्षक से भी सीखते हैं। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं, तभी तो सेल्फ रेगुलेशन होगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, मतलब मेल हो या फीमेल हो, से जुड़ी जो अपेक्षाएं होती हैं, अपेक्षाओं को कहा जाता है। इनसे जुड़ी जो अपेक्षाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। इनसे जो जुड़ी अपेक्षाएं होती है, अगर हम इनसे कुछ अपेक्षा रख रहे हैं तो वही तो है कि ये अपनी क्या करेंगे, भूमिका को निभाएंगे। और मेल फीमेल की बात की गई है तो जेंडर वर्ड आ जाएगा, तो जेंडर रोल्स हो जाएगा ये। फिर है, और इन्हें सीखा जाता है, इन्हें सीखा कैसे जाता है। बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी इन्हें सारी अवस्थाओं में सीखा जाता है। क्या कोई छोटा बच्चा होगा तो नहीं सीखेगा, फिर वह इन्फेंसी स्टेज में भी सीखा जाएगा, चाइल्डहुड में भी, एडल्ट होने पर भी। तो ये सारी अवस्थाओं में सीखा जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर रोल हो जाएगा, साथ में इन्हें सारी अवस्थाओं में सीखा जाता है। अगर कोई जेंडर मेल या फीमेल को हम बता दे रहे हैं कि तुम्हें ये रोल निभाना है, या पुरुषों का ये काम होता है, महिलाओं का ये, तो उनका रोल ही तो हुआ। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे कि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करेगा। जो विविधता है बच्चों में, उसको मतलब रेस्पेक्टफुल कंसीडर करेगा। इसमें से कौन सा, तो पहला ऑप्शन है बुद्धि वातावरण कारकों से, गलत है। बुद्धि जो होती है वो वातावरण और अनुवांशिकी दोनों से प्रभावित होती है। एक तो ये, अगर ये ऑप्शन ना मिले तो बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है। यही तो बोले हैं हार्वर्ड गार्डनर, बहुआयामी होती है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल। तो हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत निकल ही चुका है, अनुवांशिकी कार्यों से प्रभावित नहीं होता है। फिर है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, ऐसा गलत है। फिर है, और इससे एक्यूरेट मापन भी नहीं होता है। बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। समय के साथ कैसे बदल सकती है, अनुभव से, प्रैक्टिस से, वातावरण से, क्योंकि ये प्रभावित होती है, इसलिए समय के साथ बदल सकती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा दी और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो सबको पता है, हार्वर्ड गार्डनर ने, कई बार मैं बता चुकी हूँ। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया, लेवोवाइगोत्स्की ने क्या दिया है, लेवोवाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक दिया है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा, फिर ये फेमिनिस्ट होगा क्योंकि वो नारीवाद वाला है। आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा, और किया किसने है, कैरल गिलिगन ने किया है। तो हम देखते हैं क्यों ऐसा उन्होंने किया। पहला है, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए
की गई है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। ऐसा बोलते हैं जो कैरल गिलिगन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक तर्क दिया गया है वो जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उनमें उनको क्या किया गया है, उनमें इग्नोर किया गया है। वो बोलते हैं नारीवाद फेमिनिस्ट की वजह से। अगर ये ना दिखे तो आपको नारीवाद आंसर लगाना है कि नारीवाद रीज़न है, फेमिनिस्ट रीज़न है, जिसकी वजह से कैरल जो गिलिगन है वो इनके जो लॉरेंस कोहलबर्ग का थ्योरी दिए हैं उनका क्या करते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही तो दिया है, उसकी अपेक्षा करते हैं। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसको क्या किया है इन्होंने 3 लेवल में कन्वर्ट कर दिया, 3 लेवल दे दिया है। फिर तीनों लेवल में हर लेवल में 2-2, हर लेवल में 2-2, इस प्रकार से 6 स्टेजेस बता दिए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत। और इनका जो पहला स्टेज है उसमें पहला लेवल है, इसमें इन्होंने बोला है 2 चीज़ें। एक तो बोले हैं कि बच्चों में क्या होता है, प्रशंसा नहीं, आज्ञा और दंड, कि बच्चे जो भी काम करते हैं आज्ञा और दंड की वजह से करते हैं, कोई आज्ञा दे दिया या फिर किसी से डर के करते हैं। और फिर जो इन्होंने सेकंड वाला बताया इसमें बोला कि ईगो सेंट्रिक होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। ये दोनों बताए पहले लेवल में आता है। अहम केंद्रिता जिसे बोला जाता है, अहम केंद्रिता का मतलब बच्चे चाहते हैं कि सारे लोग उन पे ही ध्यान रख दें। अब जो सेकंड लेवल इन्होंने बताया, सेकंड लेवल, इसमें भी 2 पार्ट दिए। इसमें 2 पार्ट इन्होंने क्या दिया, पहला दिया कि प्रशंसा, बच्चे जो कुछ करते हैं वो प्रशंसा पाने के लिए, अप्रिसिएशन के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। फिर उन्होंने ये दिया इन्होंने चौथा वाला, क्योंकि दूसरे लेवल का है, तीसरा वाला आ जाएगा थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज में इन्होंने दिया कि समाज के प्रति, जो समाज है इसके प्रति क्या है, इसके प्रति सम्मान है, इस वजह से समाज के नियमों को ये फॉलो करते हैं, समाज के प्रति सम्मान है। फिर है थर्ड जो इन्होंने स्टेज दिया, थर्ड में इन्होंने क्या दिया, थर्ड में भी इन्होंने दिया। अब वहाँ पे सेकंड वाले लेवल में फिफ्थ और फोर्थ वाले स्टेज में था कि समाज के प्रति इन्हें सम्मान है, और यहाँ पर क्या है, समाज के लिए ये समझौता करते हैं, समाज के लिए समझौता करते हैं, ना कि सम्मान, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए उन्हें समाज अच्छा नहीं लगता। और लास्ट में विवेक वाला है 6 स्टेज, यही इन्होंने दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे। एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती हैं। मेटा कॉग्निटिव जो स्किल है उसको मदद करना चाह रही हैं, उसका डेवलपमेंट हो। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। पहला है विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए लगातार, गलत है, कोई भी चीज़ें कॉन्टिन्यूअस नहीं कराना है, बच्चों को बोर नहीं कराना है। एनसीएफ जो 2005 है इसमें यही बोला गया है कि जो लर्निंग का प्रोसेस हो वो क्या होना चाहिए, वो विदाउट बर्डन होना चाहिए, मतलब कि बोझ के बिना शिक्षा। तो हम अगर कोई चीज़ कंटिन्यूअस करवाएंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, ये गलत है। फिर है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। फिर है ये सही है बिल्कुल कि बच्चे क्या करें, चिंतन करें, मतलब और थिंकिंग करें और अपना असेसमेंट भी करें जो उनका प्रोग्रेस हुआ है। विद्यार्थियों को याद करने के लिए गलत है, मेमोराइज करना गलत होता है। सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत, फिर यहाँ विस्तृत वर्ड गलत है, क्योंकि अब देख रहे होंगे कि करिकुलम छोटा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। एजर्सन क्या है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर मतलब टीचर है, उसको कोई मान लीजिए टॉपिक है तो उसको अगर मजबूत करना है, कोई कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करना है, तो क्या देना चाहिए, एक एग्जाम्पल भी देना चाहिए, साथ में गैर उदाहरण नॉन एग्जाम्पल भी बताना चाहिए। फिर है उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है। अगर मैं कोई चीज़ आपको परिभाषा दे रही हूँ, साथ में उदाहरण भी दे दूँ, दोनों सेट हो रहा हो, तो वो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट जो होगा वो मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और जो गैर उदाहरण होते हैं वो विद्यार्थियों को क्या करते हैं, वो विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, गलत है। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित नहीं करते, जो गैर उदाहरण होते हैं वो कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, और ये जो सेकंड वाला है वो क्या है, आर वाला गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है। गैर उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, भ्रमित नहीं करते, ये सही है और ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि जो अधिगम के थ्योरी हैं वो क्या बताते हैं, विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि, मतलब कि जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से कब सीख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है, पहले अवधारणा को उसे प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर भौतिक रूप पर आए। तो क्या प्रतीक जो सिंबल होता है वो पहले ही आप बता देंगे? नहीं। फिर है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है। ये गलत है। हम जो फॉलो करते हैं ज्ञात से अज्ञात विधि, इसीलिए तो मैं ये मेथड पढ़ाई थी ताकि आप इससे रिलेट करके आंसर निकाल पाए। पहले ज्ञात चीज़ें पढ़ानी है फिर अज्ञात। अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, यही तो होता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, उल्टा मैं बता रही हूँ। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष मतलब कि जो चीज़ें दिख रही हैं उससे जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, कल्पना वाली चीज़ें, उसमें पढ़ाना है। तो आप देखते होंगे क्या है, सामान्य से विशिष्ट। पहले होता है सामान्य से क्या विशिष्ट, एक ये होता है। दूसरा होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं हमें पहले पढ़ाना है, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और जो थर्ड वाला वो ऑप्शन होता है वो होता है ज्ञात से। कई चीज़ें, कई ऐसे होते हैं लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। और क्या बोला जाता है, एक और है विश्लेषण से। विश्लेषण का मतलब कोई चीज़ें अलग अलग कर देना। विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। संश्लेषण का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ें एक साथ पढ़ा देना, पूरा समेट लेना। तो ये सारे जो दिए गए हैं लर्निंग के प्रोसेस, ये इसीलिए बताए गए हैं कि आप इससे रिलेट करके आंसर को दे पाएँ। तो यहाँ पे है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं बताती है। तो अज्ञात से ज्ञात हो गया, तो ये गलत, ये गलत। फिर है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और उसकी बारीकियों पर फिर आएँ। तो यही है संश्लेषण से विश्लेषण। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। पहले पूरा समरी बता दीजिए संश्लेषण से विश्लेषण, वो शायद उल्टा मैं बता दी थी। यहाँ पे क्या होगा, संश्लेषण से विश्लेषण होगा। तो यहाँ पे पहले पूरी समरी बताएं फिर क्या करें, फिर उसके अलग अलग पार्ट पर आएँ। जैसे कि आप कहानी जब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो पहले आप देखे होंगे थोड़ा सा आप कहानी बताते हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर का, फिर अलग अलग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारो। गलत है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, थर्ड वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टाइप से आपका CDP का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप देखे होंगे जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, जिस पिछली वीडियो में भी मैं रिपीट की थी इनको, और जो नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे थे इस वाले में भी रिपीट की हूँ। तो इस प्रकार से आपके CDP का टोटल रिविज़न हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम तक चलता ही रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।